मालूम को किया अभी। हाँ तुम सही कह रहे हो अपना। क्या करोगे? मुझे भी जाना, मुझे भी ऊटी जाने का मन था लेकिन मैंने कैंसिल कर दिया। हाँ तो तुम बोले अभी पर क्या तुम बताओ। क्या 68 का मिलता है। 68 का मिलता है। 62 में 62 बताया 68 था। बोला ये। वही बोल हाँ तो वही तो बोले कि ठीक बोला है। 68 का मिलता है। चलिए आइए हेडिंग दीजिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसको 2-3 पेज छोड़ करके हेडिंग दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ऐसे तो हम स्टार मार्क देने में बहुत कंफ्यूज है लेकिन तभी भी इसको हम दो। अरे पेज छोड़ो मत छोड़ो, जो करना है करो, पहले तो बोलते सर। ठीक है। ये अंडरस्टूड बात है, ये अंडरस्टूड बात है। नाश्ता करके रात को गहरी नींद सो के आप आए, आपको आना चाहिए। आप कहिए कि सर पहले क्यों नहीं बोले कि रात को गहरी नींद सो के नाश्ता करके आना चाहिए, ठीक है। ये अंडरस्टूड बात है कि नया चैप्टर हमेशा 2-3 पेज छोड़ देना चाहिए। उस चैप्टर से रिलेटेड कोई अच्छा क्वेश्चन होगा तो आप उसमें ऐड कर देंगे। ये एक अच्छे विद्यार्थी की निशानी है। क्या आप एक अच्छे विद्यार्थी हैं? ये प्रश्न अपने आप से आप पूछिए, इसका उत्तर मुझे नहीं चाहिए। क्या ये प्रश्न आपको दिन में सोचने पर मजबूर करता है, रात को सोने देता है? ये प्रश्न हमेशा अपने आप से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे स्टूडेंट की कैटेगरी में हैं या नहीं। यदि हैं तो क्या क्या कंडीशंस हैं जो अच्छे स्टूडेंट की होनी चाहिए, या नहीं है तो क्या क्या ऐसे कंडीशन हैं जो मुझे फॉलो करना होगा अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए। ये प्रश्न क्या आपको रात को नींद से उठा नहीं देता? क्या ये क्वेश्चन आपको आपके सारे जो आलस हैं उसको तोड़ने में मजबूर है कि नहीं? ऐसा नहीं है तो उस पर विचार करिए, क्योंकि जो भी जीवन में आप सपने देखे हैं, एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, जो भी सपने आपके जीवन में देखे हैं वो तभी पूरे होंगे जब आप अपने डे टू डे लाइफ के एक्टिविटी में चेंजेस लाएंगे। Am I right or wrong? है ना? जो चीज़ अभी कर रहे हैं उससे तो उस सपना का ना 1% भी अचीव नहीं हो सकता है। जो भी आप कर रहे हैं उससे आपका जो सपना है उसका 1% भी अचीव नहीं हो सकता। तो कैसे अचीव हो सकता है? जो आप सोचे हैं करने का उसको करिए। कितना सिंपल बात है, 2 लाइन में सब की बातें हो गई, होगा कि नहीं? ठीक है। आप चाहते हैं ना यहाँ पढ़ने के लिए तो पढ़ाई कीजिए, पूरा मन लगाइए पढ़ाई में, कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़िए। कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है, कब छुट्टी मिल रहा है, कब छुट्टी नहीं मिल रहा है, उससे क्या मतलब? आप देख रहे हैं कि 11 का सिलेबस और 10 के सिलेबस में कितना अंतर है। हाँ देख रहे हैं ना? एक बहुत बड़ा जो सिलेबस आपके सामने आ गया उसके लिए तो मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो किसको इच्छा नहीं है? आप चाहते हैं कि छुट्टी हो जाए, हम चाहते हैं कि छुट्टी हो जाए, तो फिर क्यों क्लासेस हो रही? कोई इसका रीजन बता सकता है? आप भी चाहते हैं कि छुट्टी मनाए, हम भी चाहते हैं छुट्टी मनाए, तो क्लासेस क्यों हो रही? कौन है जो क्लासेस कर रहा है? चलिए बोलिए। अच्छा आप लोग बोलेंगे ही नहीं। देखिए क्या कहानी है इस बात की, इसे हम कैसे समझेंगे? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में ये जो न्यूटन है बेसिकली किनका नाम है? एक साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट है, उनका नाम बहुत आदरणीय है। फिजिक्स में इनका बहुत बड़ा रोल है। हम कह सकते हैं कि फिजिक्स को न्यूटन कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि उनका इतना एप्लीकेशन है। आप आगे भी जाएंगे 12th में भी बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, उसमें भी न्यूटन्स का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। तो इन्हीं के नाम पर फोर्स का नाम पड़ा। तो क्योंकि हम लोग यहाँ से आगे इंटर करेंगे तो उसमें हम लोग कॉज ऑफ मोशन को भी फोकस करेंगे। इससे पहले जो हम लोग कर रहे थे उसमें कॉज ऑफ मोशन को फोकस नहीं कर रहे थे। इट मीन्स द पार्टिकल इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी u and after time t it covered a distance or displacement s. Now finally its velocity become v,
So we are not bothering about why its acceleration or why its velocity increased and it has acceleration. क्यों इसके पास acceleration है या इसका velocity क्यों increase किया, क्यों वो velocity decrease किया, इन सारी बातों की चर्चा हम लोग नहीं कर रहे थे. हम लोग simply क्या डिस्कस कर रहे थे कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u था, फाइनल वेलोसिटी v हो गया. तो जैसे हम लोग छोटा सा एक एग्जांपल कहानी की तरह समझते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कार है, शुरुआत से हम लोग कार ही लेके चल रहे हैं. मान लीजिए कोई कार A है, ठीक, कोई कार है जो पोजीशन A पर है और यहाँ टाइम t = 0 है, इनिशियल टाइम 0 है. यहाँ से वो इनिशियल वेलोसिटी u से चलना स्टार्ट किया, कुछ देर के बाद कार इस पोजीशन पे आ गया और इस पोजीशन का नाम हमने v रखा और इस पोजीशन में पहुंचने पे टाइम कितना लगा उसको, t सेकंड लगा. तो आपको पता है डेल्टा t चेंज इन टाइम है, तो t2 - t1 दैट इज इक्वल टू t. ठीक है. तो पार्टिकल जब A पोजीशन से B पोजीशन गया तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया s. तो ये कहानी तो हो गई. ये सारी कहानी किसकी है? ये सारी कहानी है काइनेमेटिक्स की. काइनेमेटिक्स जिसमें हमने काइनेमेटिक्स 1 देखा और काइनेमेटिक्स 2 देखा. काइनेमेटिक्स 1 में क्या देखा कि पार्टिकल मोशन कर रहा है, पार्टिकल का स्पीड चेंज हो रहा है या कांस्टेंट भी है, या पार्टिकल का वेलोसिटी घट रहा है या बढ़ रहा है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है. ये सारा चीज हो रहा है लेकिन एक डायमेंशन में हो रहा है, मतलब एक एक्सिस के अलोंग हो रहा है. तो हम लोग उसको किस में पढ़े थे? काइनेमेटिक्स 1 में पढ़े थे. लेकिन जब देखा कि पार्टिकल का मोशन जो हो रहा है वो 2 डायमेंशंस में आ रहा है, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन उसका एग्जांपल है. जब पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसके 2 कोऑर्डिनेट एट ए टाइम वेरी कर रहे हैं. यदि पार्टिकल ए पोजीशन से बी पोजीशन आ रहा है तो उसका एक्स और वाई दोनों वेरी किया. तो उस केस में हम लोग बातें करेंगे काइनेमेटिक्स 2 का, इसमें क्योंकि पार्टिकल के 2 कोऑर्डिनेट इंगेज हो रहे हैं. पार्टिकल का वेलोसिटी चेंज हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन भी हो सकता है चेंज हो रहा हो. उसका एक्सेलरेशन अलग अलग होगा, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में अलग अलग होगा. पार्टिकल का पोजीशन, क्योंकि लोकेशन चेंज हो रहा है, पार्टिकल का पोजीशन चेंज हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है पार्टिकल के, क्योंकि पोजीशन चेंज हो रहा है. ये सारा कुछ हो रहा है एक प्लेन में, इसलिए हम लोग काइनेमेटिक्स 2 की बात कर रहे हैं. अब बॉडी मोशन क्यों कर रहा है, पार्टिकल मोशन क्यों कर रहा है, उसकी बात करने वाले हैं हम लोग. तो यहाँ पर अब ये एग्जांपल तो देख लिए. इसी एग्जांपल में अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी u था और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, v हो गया. तो आप अभी इसमें एक टर्म और छूट गया है. जैसे हम यहाँ पर टाइम की बातें कर ली, टाइम की बात कर लिए, इनिशियल वेलोसिटी की बात हो गई, इनिशियल वेलोसिटी की बात हो गई, डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई, डिस्प्लेसमेंट से पहले पोजीशन की बात हो गई, तो पोजीशन की बात हो गई, पोजीशन और उसी से कनेक्टेड है डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई. उसके बाद फाइनल वेलोसिटी की भी बात हो गई. उसके बाद आता है एक्सेलरेशन. तो एक्सेलरेशन की भी बात हम कर रहे हैं. मान लीजिए सपोज करें पहला कंडीशन फर्स्ट, यदि इफ u is less than v, तो हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होगा a वो किस एक्सिस के अलोंग होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग होगा. और सेकंड, यदि इफ u is greater than v, इसका मतलब एक्सेलरेशन किधर होगा. ये 2 स्टेटमेंट को समझ पा रहे हैं. अब लेवल थोड़ा और बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, लेवल बढ़ेगा. यदि पिछले लेवल को कैच नहीं कर पाए हैं तो ई लेवल तो एकदम कैच नहीं होगा, उड़ जाएगा ऊपर से. ठीक है, धड़ाक से उड़ जाएगा. इसलिए आपको अवेयर करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी है और मेरा काम भी है. तो इसीलिए हम आपको अवेयर कर रहे हैं कि पहले तक जितनी कहानियां थी उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, नहीं तो आगे वाला टॉपिक एकदम समझ में नहीं आएगा. ठीक है, मेरा कहना है कि यदि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से कम है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव एक्स में होगा, और यदि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्स में होगा. और ये समझने में दिक्कत है तो आपका पिछला टॉपिक हिला हुआ है, आप कंफ्यूज हैं, इसीलिए आपको पिछले टॉपिक को रिवाइज करना चाहिए. समझ पाए? और यदि इसके बावजूद भी दिक्कत आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. ठीक है, रीजन ये कि पार्टिकल यदि वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब जिस डायरेक्शन में पार्टिकल का वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तभी पार्टिकल का वेलोसिटी बढ़ रहा है.
और यदि पार्टिकल का वेलोसिटी घट रहा है इसका मतलब है कि उसके डायरेक्शन में के अपोजिट डायरेक्शन एक्सेलरेशन का है। इसीलिए जब v ग्रेटर देन u है तो हमने पॉजिटिव x दिखाया है, और जब v इज लेस देन u है तो नेगेटिव x दिखाया है। ठीक है, हम लोग अब नजदीक आ रहे हैं किसके, कॉज ऑफ मोशन के। तो ये हमारा इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ मोशन है, मतलब मोशन का इफेक्ट हुआ, ये ऐसा हमें दिखा, लेकिन so far we are not bothering about the cause of motion. Now we are interested to find out the reason behind it, why the velocity of particle is increasing or decreasing. Okay, it means we are finding the basic reason why the velocity of particle is changing, and the most important reason is force. We are not simply explaining about force, we will talk about the net force. Okay, what will be the difference between net force and simply force, we will talk about it. And now अभी हम लोग जो बातें करने जा रहे हैं उसमें ये इफेक्ट है कि ये इफेक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिखने वाले हैं कि so far we did not think about, ऐसा लिख सकते हैं, think about the cause of motion of the particle, motion or change in velocity of the particle, change in velocity of the particle. But now we will find the basic cause of the motion of the particle. ठीक है, बेसिक कॉज ऑफ मोशन ऑफ द पार्टिकल का बेसिक कॉज पता करेंगे कि वो क्यों मोशन कर रहा है और पार्टिकल क्यों स्पीड उसका डिक्रीज कर रहा है, या इसको और कह सकते हैं और चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, पार्टिकल की वेलोसिटी में चेंजेस क्यों आए, अब समझिए यहाँ पर। इसी के लिए हम लोग और आगे पढ़ने की बात कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, जैसे हमने पहले देखा था, एक कार है जो ए पोजीशन पे है और इनिशियल टाइम t बराबर 0 पे चलना स्टार्ट करता है, u इनिशियल वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कवर करता है s किसी टाइम t के बाद। तो ये पॉइंट है b, इस पॉइंट को हम b मानते हैं और ये टाइम t2 बराबर t है। ठीक है, हमने ये पढ़ रखा है। अब यदि मान लीजिए पार्टिकल का स्पीड वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यानी इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ठीक, तो इसका मतलब है कि पार्टिकल पर एक फोर्स लगा होगा, F फोर्स, जो पार्टिकल के वेलोसिटी को इंक्रीज करा रहा होगा। तो ये एक मेजर कॉज है जो कॉज इसके वेलोसिटी को इंक्रीज करा रहा होगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि द रीजन, यहाँ लिखेंगे द cause to increase or decrease the motion of the particle is known as force. फोर्स कैसा क्वांटिटी है? फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं, बताइए। Yes, sir. Why it is called a physical quantity? So how can we define the direction of a force? चलिए कोई बात नहीं, अभी आगे हम लोग सीखेंगे उसको। ये कहानी क्लियर है? ये कहानी क्लियर है? तो ये डायरेक्शन में वेलोसिटी है और पार्टिकल का वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो ये ग्रेटर देन u है, ये सिचुएशन है। तो बॉडी पर फोर्स पॉजिटिव x में लग रहा है,
ठीक है। और यदि ये इसको हम लोग एक छोटा सा और यहाँ देख लें, यदि आप इजाजत दें तो यदि यहाँ पर देखें छोटा सा डायग्राम बनाते हैं और यही पॉइंट ए है, यहाँ पे T1 बराबर 0 है, पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर पार्टिकल के पास B पॉइंट है, T2 बराबर T टाइम है, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कवर S हुआ। अब इस केस में मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी U है और फाइनल वेलोसिटी V है। अब इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए डिक्रीज कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि पार्टिकल को नेगेटिव x में कोई फोर्स मिल रहा है, तभी तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव x में होगा। समझ पा रहे हैं? ये कंडीशन और वो तीनों कंडीशंस में डिफरेंस पता चल रहा है। यहाँ हमने अभी तक काउस के बारे में नहीं डिस्कस किया था, बस इफेक्ट देखा था और वही इफेक्ट को देखकर हमने ये चीज लिख दिया था, ठीक है। फिर इसमें आए तो हमने काउस के बारे में पता करने की कोशिश की कि व्हाई द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। सो वी हैव फाउंड कि कोई एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जो बॉडी के वेलोसिटी को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब उसके वेलोसिटी में चेंज ला रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। इन दोनों केसेस में पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। हम लोग अभी तक जो पढ़ते आए उसमें यही था कि पार्टिकल का वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है क्योंकि एक्सेलरेशन फीचर में आ गया है, एक्सेलरेशन आ गया है। लेकिन एक्सेलरेशन के पीछे किसका आशीर्वाद होता है, कौन उसके पीछे खड़ा होता है, फोर्स। ठीक है, फिर हम लोग फोर्स को डिफाइन करेंगे कि फोर्स होता क्या है, कैसे वर्क करता है, क्यों हम उसे वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं, क्या फोर्स इतना इफेक्टिव होता है जिससे किसी बॉडी की वेलोसिटी में चेंजेस आ सकता है। यदि चेंजेस आ सकता है तो कोई स्टेशनरी बॉडी पर फोर्स लगाने पर वो क्यों नहीं वेलोसिटी अचीव कर लेता। These are so many questions that is remain. We will discuss over it and we will find the basic scientific or physical reason behind it why a body is being moved or why a body is in stationary condition. So all these informations will be डिस्कस। हम लोग जो भी ये सारे चीजों पे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने जो डिस्कस किया वो उसका मेन कॉज क्या था, मेन अभी डिस्कशन का पॉइंट क्या है कि हम पहले काइनेमेटिक्स में थे, अब हम लोग आ रहे हैं उसके डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स में मतलब जैसे ही हम लोग एक उसके कॉज के बारे में डिस्कशन करना शुरू कर दिए कि कोई बॉडी के वेलोसिटी में चेंजेस क्यों आ रहा है, तो हम लोग उसके डायनेमिक्स में आ गए। हमने यहाँ पर इस चीज को मेंशन किया। तो ये डिस्कशन हो रहा है काइनेमेटिक्स में और ये डिस्कशन हो रहा है किसमें, डायनेमिक्स में। डायनेमिक्स ऑफ मोशन। तो डायनेमिक ऑफ मोशन क्यों हम स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कॉज ऑफ मोशन को हम स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि वी आर क्या लिखेंगे, वी आर focusing the cause of motion के cause के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, ये cause जो है यही हमको आगे कुछ दिन तक परेशान करेगा, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। ठीक है, चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। बढ़िया, मन में प्रश्न है तो पूछिए। मैंने पहले इंडिकेट किया है आसान नहीं है, एग्जांपल देते हैं ताकि फोर्स इतना प्रैक्टिकल मतलब फिजिकल क्वांटिटी है कि इसका कहना ही नहीं, इससे कॉमन कोई नहीं सकता। ठीक है, डे टू डे लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब इतना यूज़ करते हैं कि आपको पता भी नहीं होगा कि हम इतना इसको यूज़ कर पा रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक घटना घटी, उस घटने से ही आप समझ सकते हैं। जैसे मिठाई की दुकान में गया, तो मिठाई की दुकान है तो जनरली मिठाई की दुकान में आप जा रहे हैं या फिर कोई ऐसे दुकान में जा रहे हैं जहाँ पर उसका दरवाज़ा भी शीशा का ही है, आगे भी ग्लास लगा हुआ है, उसका दरवाज़ा भी ग्लास लगा हुआ है, और अंदर जा रहे हैं तो अंदर सामान वामान उसका बहुत रखा होता है। तो इसके सामने गेट के पास भी उसने अपना सामान वामान रखा होता है, तो उस पर लिखा होता है शीशा के ग्लास पर क्या लिखा होता है, पुश या पुल लिखा होता है। आप यदि इधर से मान लीजिए इंटर करने जा रहे हैं शॉप में, तो उस पर लिखा होता है पुल। तो पुल मतलब आप उसको अपनी ओर खींचिए, और पुश मतलब आप उसको धकेलिए। लेकिन हम लोग को कोई फर्क पड़ता है इससे क्या, हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लिए हैं फ़ोन से ऐसे बातचीत कर रहे हैं, हाँ हाँ ठीक, तो पुल लिखा हुआ है,
बेचारा क्या उसका कुछ आगे का सामान था वो गिर गया। ठीक है, क्योंकि पुल और पुश में मतलब जो हम लोग के दादा परदादा अंतर नहीं समझ पाए तो हम कहाँ समझेंगे। ठीक है, पुल की जगह हम लोग पुश करते हैं, पुश की जगह पर। तो दुकानदार का लॉस हो गया, तो दुकानदार ने अगली बार उसमें क्या लिखवाया पता है? पुल और पुश हटा दिया, उसमें लिखा खींचे। उस पर लिखा होता खींचे, खींचना है उसको। और यदि अंदर जाके गए हैं तो आपको पुश करना होगा, तो उस पर लिखा हुआ है धकेलें। धकेलें, धक्का नहीं, ये सब नहीं, धकेलें। ठीक है, इसके बावजूद भी हम लोग पे कोई असर पड़ता है क्या? हम लोग वो लोग हैं जो एक ऑटो में 4 आदमी के बैठने की जगह है लेकिन 9 आदमी बैठ कर खुश रहते हैं। 9 आदमी बैठ के भी खुश रहते हैं। और यदि कोई उधर से कोई एक आदमी हाथ दे दे ऑटो वाला को, तो ऑटो वाला बोलता है भाई साहब थोड़ा सा घसकी इधर आइए ना, तो बोलता है जगह कहाँ है? हम लोग आइए ना, घसकी ना, जगह मिल जाएगा। समझ गए? तो वहां पर भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, तो वहां पर भी फोर्स आता है ना। ऑटो जब टर्न लेते हैं तो आप क्या बोलते हैं? ऑटो जब टर्न लेता है तो आगे बैठा हुआ जो आदमी है उससे ऑटो वाला क्या कहता है कि भाई साहब थोड़ा सा पेट अंदर कर लीजिए। ऑटो मुड़ जाता है, तो उसका ऑटो ऐसे मुड़ रहा है, तो ऐसे किए हुए हैं, वो पूछ रहा है भाई साहब और मुड़िएगा क्या? पूछता है भाई साहब और मुड़िएगा क्या? तो वो बोल रहा है क्या कि खा के आए हैं ना सर? तो बोले हाँ, तभी तो नहीं दब रहा है। अरे इधर अपना ही कहानी शुरू कर दिए तुम लोग। चलो एक यहाँ बैठो, तो आजा जल्दी आजा, जल्दी आजा। पीछे चले जाते नहीं इधर नहीं बोलेंगे आप। नहीं, सजेशन नहीं है, आदेश है। आगे समझ गए? सारे जगह हम ये जो एग्जांपल दे रहे हैं, ये एग्जांपल ऐसे हवा में नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे भी रीजन है। टॉर्क की बात कर रहे हैं, जो टॉर्क आपको आगे जाके समझ में आएगा। ठीक है, तो जो भी हम कॉमेडी जो भी हम बात बता रहे हैं ना, उसमें भी साइंस है, फिजिक्स है, वही बात बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो हवा में बता रहे हैं। ठीक है, उसका भी बेसिक रीजंस है। तो फोर्स सब जगह पर है। आपने कभी देखा है कि एक मान लीजिए कि जीप है या कार है, वो कीचड़ में फंस गया और उसका व्हील अपने एक्सिस पे ही रोटेट कर रहा है और कीचड़, उसका मड जो है वो बाहर निकल रहा है। देखा है आपने? तो वहां पर क्या हो रहा है कि वो उसका जो व्हील जिस मड के साथ कांटेक्ट में है, मड मतलब गीला मिट्टी जो है उसके साथ कांटेक्ट में है, तो वो उसको टेंजेंशियल फोर्स दे रहा है और वो मड टेंजेंशियल डायरेक्शन में बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो वो भी फोर्स दे रहा है। लेकिन जब वो उसको सॉलिड यानी कि हार्ड चीज मिल जाता है उस व्हील को, तो वो उसको धकेल नहीं पाता, उसके रिएक्शन में व्हील ही आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो वहाँ एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। एक्शन रिएक्शन पेयर जहाँ भी होंगे, उससे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? फोर्स की बात करेंगे, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर किसका? फोर्स का। समझ गए? ये सारी चीजें डे टू डे लाइफ में एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल डिस्कस करने लगे तो 4 क्लास तो उसी में चला जाएगा, लेकिन ओवरऑल आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हम लोग बातें कर रहे हैं। जैसे अभी आप बेंच पर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, आप बैठे हुए हैं, आपका वेट बेंच पर एक्ट कर रहा है, आपका कंप्लीट वेट नहीं कर रहा क्योंकि लेग्स तो आपके बाहर है, लेकिन आपका जो 70% वेट है वो बेंच बियर कर रहा है। तो बेंच पर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और उसके बेंच के जो लेग्स हैं वो नॉर्मली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, जिससे कि आपका बेंच बैलेंस है। ठीक है, तो हम लोग बातें करेंगे फोर्स का, तो वहाँ एक्शन रिएक्शन पेयर का भी बात करेंगे, वहाँ पर फोर्स नॉर्मल का भी बात करेंगे, और फोर्सेस के बैलेंस होने का भी बात करेंगे। फोर्स कब बैलेंस होगा, फोर्स कब अनबैलेंस होगा, बॉडी कब मोशन करेगा यदि रेस्ट में है तो, और यदि मोशन में है तो कब वो स्टेशनरी या रुकेगा। ये सारे चीज़ों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तभी जब हम फोर्स को थोड़ा ढंग से समझ लेंगे। ठीक है, देखिए इसमें 2 चीज़ें और आएंगी, पहले बता देते हैं, फिर इसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे। 2 चीज़ें और आएंगी, एक होगा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और दूसरा होगा लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, ये 2 इंपॉर्टेंट टर्म हैं जिसको कि फोर्स को समझने से पहले उसके साथ साथ हमको समझना होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग 9-10 तक नहीं पढ़ते हैं क्योंकि उसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन हमारे पास एक मजबूत टूल आ चुका है, उस टूल का नाम है वेक्टर। तो वेक्टर हमारे पास जब आ चुका है तो हमको वेक्टर का नॉलेज है, तो वेक्टर के नॉलेज के बेस पे ही हम लोग फोर्स को भी हम लोग अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे, क्योंकि फोर्स भी कैसा क्वांटिटी है। ठीक है,
तो जो जिस कैटेगरी का है आपको उस कैटेगरी के जो भी प्रॉपर्टीज हैं आप उस सारे प्रॉपर्टीज उस कैटेगरी में लगा सकते हैं। जैसे वेक्टर के क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज हैं, जैसे पहला प्रॉपर्टीज, यदि वेक्टर कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो वो कब कब चेंज हो सकता है, चाहे उसका मैग्नीट्यूड चेंज कीजिए तो चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज कीजिए चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज करने पे तो चेंज होगा ही। उसके बाद यदि हम वेक्टर है तो वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, यदि पोजीशन वेक्टर है तो भी पैरेलल शिफ्ट हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो भी पैरेलल शिफ्ट हो सकता है, एक्सेलरेशन है तो भी पैरेलल शिफ्ट हो सकता है, वेलोसिटी है तो भी पैरेलल शिफ्ट हो सकता है, तो फोर्स जो है वो भी वेक्टर है तो वो भी पैरेलल शिफ्ट हो सकता है। देख रहे हैं कितना सिमिलरिटी है। हमको यदि पता है कि ये उस कैटेगरी का एलिमेंट है या उस कैटेगरी का ये फिजिकल क्वांटिटी है तो उसके जो भी प्रॉपर्टीज है सारे उसमें फॉलो होंगे। हमने वेक्टर पढ़ किस लिए रखा है, इसलिए तो कि हमको ये चीज़ अच्छे से समझ में आए, और इसी में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लाइन ऑफ एक्शन डिस्कस करेंगे। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अब यहाँ पर आइए आगे देखिए, हमने मान लीजिए एक काट व्हील लिया है, एक छोटा सा लकड़ी का हमारे पास व्हील है। आप तो जब हम बच्चे में थे तो ऐसा करके लकड़ी का व्हील बनाया जाता था, लकड़ी का व्हील बना होता था और लकड़ी का ये बॉक्स बना होता था, हम लोग उसमें रस्सी लगाकर से खींचते थे, तो हम लोग का वो चीज़ देखा हुआ है तो हम लोग उसको ऑब्जर्व करते हैं। अभी के समय में आपको प्लास्टिक का खिलौना होगा जिसमें आप देखेंगे ये चीज़। अब इसमें देखिए क्या है, दो सिचुएशन है, एक तो सेंटर हो गया इसका, ठीक है, ये सेंटर हो गया, तो दो फोर्सेस हैं, एक फोर्स जो कि इस पॉजिटिव एक्स में लग रहा है और एक फोर्स जो कि इस पर ये भी पॉजिटिव एक्स में ही लग रहा है, लेकिन F1 और F2 में डिफरेंस है, ठीक है। क्या चीज का डिफरेंस है? दोनों तो एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, लेकिन डिफरेंस किस चीज का आ गया? डिफरेंट आ गया कि एप्लीकेशन कहाँ पे हुआ है। जैसे F1 जो है वो पुल कर रहा है उस काट की गाड़ी को, ठीक है, लेकिन F2 क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। इसका मतलब है कि यदि वो कार्ट का व्हील है तो जो F2 है वो ऐसे फोर्स लगा रहा है और जो F1 है उस कार्ट के व्हील को ऐसे खींच रहा है अपनी तरफ। तो डिफरेंस किस बात की है कि एक जगह पर पुलिंग एक्शन हो रहा है, अपनी तरफ ऑब्जर्वर उसको खींच रहा है, और दूसरे केस में F2 में ऑब्जर्वर अपने से दूर उस ऑब्जेक्ट को धकेल रहा है, ठीक है। तो ये दो मेजर डिफरेंस हो गया। ये डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर कि ऑब्जर्वर क्या देख रहा है, उसके अकॉर्डिंग पुशिंग एक्शन और पुलिंग एक्शन डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, कोई स्टोर है जैसा ग्लास का दरवाजा है, तो आप यदि इसको पुल कर रहे हैं तो पुल कर रहे हैं तो वो जो दरवाजा है वो शॉप से बाहर की तरफ खुल रहा है। आप अंदर जाकर के यदि उसको पुश कर रहे हैं तो भी वो किधर खुल रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स तो सेम है, इसीलिए इफेक्ट सेम है, बस ऑब्जर्वर जो है वो अलग अलग पोजीशन पे है, ठीक है। तो यदि ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ ले रहा है ऑब्जर्वर तो हम क्या बोलेंगे, उसको पुल कर रहा है, और यदि ऑब्जेक्ट को अपने से दूर भेज रहा है ऑब्जर्वर तो हम कहेंगे कि वो पुश कर रहा है। ये जनरल डे टू डे लाइफ में होने वाला घटना है जिसका हमने नाम दिया है पुलिंग एक्शन और पुशिंग एक्शन, ठीक है। जैसे मान लीजिए सपोज करें कि आपके साथ कभी बच्चा में हुआ हो, हालांकि नहीं, जनरली सरकारी स्कूल में होता है, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाह रहा है लेकिन उसके पेरेंट्स को उसको पकड़ कर कैसे नहीं चलेगा, खींचा जा रहा है उसको, ठीक है। तो वहां पर क्या हो रहा है, पुलिंग एक्शन या पुशिंग एक्शन हो रहा है? पुल कर रहे हैं। आप काट गाड़ी जो है जो देखे होंगे जिस पर कि वो रद्दी पेपर वगैरह लेता है, वो क्या करता है, ऐसे उसको धकेल रहा होता है, दो व्हील लगे होते हैं उसको धकेल रहा होता है, तो पुशिंग एक्शन होता है कि पुलिंग एक्शन होता है? पुशिंग एक्शन है ना। मान लीजिए आपका कार कहीं पर रास्ते में खराब हो गया तो आप कहते हैं कि दो लोग थोड़ा मदद कीजिए, तो दो लोग उसको पुश कर रहे होते हैं कि पुल कर रहे होते हैं? पुश कर रहे होते हैं। यदि कार के आगे में कार का ये फ्रंट है तो बैक साइड में जाकर लोग क्या करेंगे, पुश करेंगे। मान लीजिए आगे कोई आदमी है तो उसको पकड़ के खींचेगा, दोनों का फोर्स का डायरेक्शन तो सेम है लेकिन इफेक्ट अलग अलग है, एक पुश कर रहा है और एक पुल कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा पुशिंग एक्शन और पुलिंग एक्शन। तो इसमें हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये द पुलिंग
pulling or pushing action on a body which either displace the object or try to displace the object. These actions are used to increase the motion or decrease the motion. These actions either stop the object or translate. सारी चीजें इसमें आ गई। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा। समझ गए? ये पुशिंग और पुलिंग एक्शन जो है किसी ऑब्जेक्ट के लिए, यही चीजें हम लोग आगे भी देखेंगे। अच्छा, पुलिंग और पुशिंग एक्शन जो हो रहा है वो ऑब्जेक्ट खुद कर रहा है कि ऑब्जेक्ट पर कोई कुछ कर रहा है? तो फोर्स हमेशा एक्सटर्नल होगा, बॉडी पर लगेगा। बॉडी जो किस दूसरे बॉडी पर फोर्स लगाता है हम उसकी बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ बात करेंगे कि जो फोर्स बॉडी पे लग रहा है, क्योंकि वो एक्सटर्नल है। आप एक्सटर्नल जो ऑब्जर्वर है वो फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए ये ऑब्जर्वर जो है, ये ऑब्जर्वर इस कार्ड गाड़ी को या फिर कार्ड गाड़ी को अपनी ओर खींच रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है वो पुश कर रहा है उसको, और ये क्या कर रहा है? अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये ऑब्जर्वर इस ब्लॉक कार्ड गाड़ी पर फोर्स लगा रहा है, ये ऑब्जर्वर भी इस कार्ड गाड़ी पर फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स कैसा क्वांटिटी होगा? एक्सटर्नल फिजिकल क्वांटिटी होगा, मतलब एक्सटर्नल होगा, वो ऑब्जेक्ट पे लगेगा। ऑब्जेक्ट जो फोर्स लगाएगा उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। समझ गए? ऑब्जेक्ट को या तो रेस्ट पे ला देगा या रेस्ट पे है तो मोशन में ला देगा। ये सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। क्लियर? ये चीज समझ गए? अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो यूनिट ऑफ फोर्स, ऐसा यूनिट क्या होगा? ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन यानी एन। ठीक है, कैसे डिफाइंड होता है 1 न्यूटन फोर्स? आप सब लोग जानते हैं फोर्स कैसे डिफाइंड होगा। 1 न्यूटन फोर्स किसको कहते हैं? ये मत कहिएगा कि कक्षा 9वीं में नहीं पढ़ा। आज से 26 साल पहले मैंने कक्षा 9वीं में पढ़ा था, मुझे याद है। और आपको 3000 साल पहले की बातें याद नहीं? इसका जो भी एक्सप्लेनेशन देगा, जो चुप रहेगा वो हमको अपना परसेंटेज बताएगा। मार्कशीट लाने के लिए बोले थे ना, हमको यकीन तो हो कि आपने 10th पास किया है अपने बलबूते पर। क्यों नहीं बताए? मन लग रहा है पढ़ने में? हाँ, मन लग रहा है तो क्यों नहीं बताते हो? बहुत ईमानदार है। केमिस्ट्री वाले सर पूछना खुद से बनाए को मॉड्यूल से क्वेश्चन है कैसे देखो बोल के पीछे देख बहुत ईमानदार है। तुम्हारे आंख में आंसू आए? मैगी मसाला डाल के बनाओ और अच्छा। चलिए, तो मजा आएगा। ये टर्म है लाइन या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पहले कर लेते हैं।
टर्म है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। दोनों एक ही साथ कर लेते हैं, एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। हेडिंग दीजिए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन एंड लाइन ऑफ एक्शन। क्या दोनों चीजें रिप्रेजेंट करती है? देखिए इंपॉर्टेंट चीजें, इससे आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा लगेगा। ये हम लोग कॉलिजन में भी डिस्कस करेंगे फिर से। मान लीजिए ग्राउंड सरफेस है, सब लोग देखिए ध्यान से। ग्राउंड सरफेस है, तो ग्राउंड सरफेस पर एक हमने ब्लॉक रख दिया है। मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास m हो गया, ठीक है। तो सपोज करें कि ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये एक पॉइंट है जिस पॉइंट पर एक फोर्स लगा है। यहां एक पॉइंट है, इस पर मान लीजिए फोर्स लगा है, ठीक है। F अमाउंट का फोर्स लगा इस पर, तो ये पॉइंट मान लेते हैं P है, तो इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा, ठीक है। इसको फर्दर आगे एक्सटेंड कराएं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये दो चीजें हैं, एक तो जिस पॉइंट पर फोर्स लगा तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। और जिसको हम जाके आगे एक्सटेंड कर रहे हैं, उस लाइन को आगे एक्सटेंड करते हैं, तो इसका इफेक्ट जो है वो सेम होगा यदि वो यहाँ पर फोर्स लगाए। कहने का मतलब ये कि यदि वो ऑब्जेक्ट फोर्स ऐसे लगाता है, तो इस फोर्स, इसको हम मान लेते हैं F2, इसको F1 मान लेते हैं। तो F2 जो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उस ब्लॉक पर, वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा F1, क्योंकि दोनों का लाइन ऑफ एक्शन क्या है, सेम। अब हम इसको डे टू डे लाइफ में कैसे यूज होता है उसमें डिफरेंस बता रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखिए। आप अपने बॉटल के साथ भी आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है और बहुत सस्ता टिकाऊ एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए कि ये ग्राउंड सरफेस है जो हमने हैच लाइन से ड्रॉ किया, ग्राउंड सरफेस है, ठीक है। अब ग्राउंड सरफेस है तो इस पर बॉटल रखा हुआ है, इसको हम ज़्यादा अच्छे से यहाँ दिखाएंगे तो ज़्यादा अच्छा क्लियर समझ में आएगा, डिस्प्लेस करेगा। अब इस ग्राउंड सरफेस पर ये बॉटल रखा हुआ है, तो इस पर यहाँ पर इस पॉइंट पर हमने फोर्स लगाया है, इस पॉइंट पर फोर्स लगाया, तो ये फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो गया ना। और इसी से पास करता हुआ इमेजरी लाइन इधर जाएगा तो वो लाइन ऑफ एक्शन होगा। ये हमारा उंगली भी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन ऑफ एक्शन को। तो देखिए बॉडी डिस्प्लेस हुआ, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जब मैंने चेंज कर दिया, पहले यहाँ था तो डिस्प्लेस कर गया बॉडी। दिख रहा है सब लोग को, बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, ठीक है। यानी कि फोर्स वो रीजन है जिससे कोई बॉडी का स्टेट चेंज कर गया, पहले रेस्ट पे था फिर मोशन में। तो हमने यहाँ पर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लगाया, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन था, ठीक। अब हम लोग चेंज कर दिए, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से अब यहाँ कर दिया, अब यहाँ लगाएंगे फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ। क्या हुआ, बॉडी डिस्प्लेस नहीं हुआ, रोटेट कर गया। समझ गए क्या चेंज करने से हुआ ऐसा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्यों, क्योंकि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ था, यहाँ कर दिए। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम, तो वेक्टर सेम,
फोर्स का मैग्नीट्यूड इधर ही लग रहा है, डायरेक्शन इधर ही है, ठीक, मैग्नीट्यूड भी सेम है, सिर्फ हमने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया। उसका लाइन ऑफ एक्शन भी पैरेलल है इसके, लेकिन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज कर दिया, तो इफेक्ट चेंज हो गया। यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है, यहाँ समझ पाए? इसलिए मैंने आपको बताया है कि फोर्स जो है वो आपकी नींदे, ठीक है, इसको बहुत सीरियसली लीजिएगा, समझ गए? लेकिन यदि समझ में आने लगा तो बहुत मजा आएगा, समझ गए? तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और लाइन ऑफ एक्शन दोनों चीजें, लाइन ऑफ एक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? यदि जो लाइन ऑफ एक्शन है उसमें हम कहीं भी फोर्स को डिस्प्लेस करा सकते हैं, सिस्टम पर इफेक्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का मीनिंग सिंपली इस बात से है कि ऑब्जेक्ट पर किस पॉइंट पर, किस लोकेशन पर फोर्स लग रहा है। यदि कोई ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास समझते हैं क्या? कुछ पता है इसके बारे में? किसी ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ? बताइए, किसी को पता है तो बताइए, बोलो। एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे तो हम कैसे समझेंगे? Too much in my mind but nothing to say. इसलिए मैंने लिखा था। हाँ सर, इसलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए, मैं सबसे बेहतरीन टीचर हूँ, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर सकता। आई कांट एक्सप्लेन, लेकिन आई एम वन ऑफ द बेस्ट टीचर, नॉट वन ऑफ द बेस्ट टीचर ऑफ द यूनिवर्स, बट आई कांट एक्सप्लेन इट। तो आप लोग जो जूता पहने हैं वो निकाल भी सकते थे, ऐसा होता है। लंबा लंबा फेंकने की यदि बात आए तो हम सबसे लंबा फेंक सकते हैं, मुद्दा फेंकने की बोलना होगा। आप याद रखना है, इंटरव्यू के लिए आप तैयारी कीजिएगा तो बोलना पड़ेगा, बोलना ही होगा, नहीं तो आपका जीवन का सपना आंख के सामने घूमता है कि हमको क्यों बनना है, चपरासी बनना है, कुछ नहीं बन सकते हैं, उसके लिए कोई इंटरव्यू नहीं बनना है, इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। चलिए बताइए, देखिए, यदि बोलने में हिचक हो रही है तो आप ही बोलिए, तुरंत बोलिए, क्योंकि आदत बनाइए उसको। अभी आप बोलिएगा, आपके मिस्टेक्स को ठीक किया जाएगा, लेकिन जब आप एक अच्छे लेवल पे चले जाएंगे और वहाँ पर आप मिस्टेक करेंगे, जैसे हमारे देश के कई बड़े बड़े पॉलिटिशियंस करते हैं, तो आपका मजाक उड़ जाएगा। आपने अपने आप को रोका कि लोग मजाक उड़ाएंगे, तो ये सोच कर रोका तो एक दिन ऐसे ही मजाक उड़ जाएगा। अभी आप बोलिएगा तो कोई मजाक नहीं उड़ेगा, क्योंकि अभी आप लर्निंग फेज में हैं, सीखने के फेज में हैं, तो अभी आपकी जो भी गलतियां हैं उसको ठीक करने का मौका है, और अभी ही ठीक होगा। यदि एक आप अच्छा लीडर बनना चाहते हैं, एक वर्ल्ड क्लास लीडर बनना चाहते हैं, कम से कम 2 लाख लोग आपको लाइव सुने सामने आपके, या फिर ऑन कैमरा कम से कम 1 करोड़ लोग आपको सुने। यदि आप चाहते हैं ऐसा, आपका मन में है ऐसा, तो आपको एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए पहले एक अच्छा थिंकर बनना पड़ेगा, सोच बेहतर होनी चाहिए, ठीक है, और उसका एक्शन तुरंत लेना होगा। चलिए बताइए। मास ऑब्जेक्ट के सेंटर पे लगा सर, वो मास, ये पॉइंट वो होता है जो पॉइंट के चारों बगल का मास इक्वल होता है, मतलब बीच में कुछ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट को वो पॉइंट पे अगर कहीं रख दे तो वो ऑब्जेक्ट इधर उधर कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास वहीं पे, सारा मास वहीं पे कॉन्सेंट्रेटेड। बैलेंस हो जाएगा। सब ध्यान नहीं पा रहे हो। ठीक है, हम समझ रहे हैं। उसके लिए कुछ टूल्स की जरूरत है, वो टूल्स भूल रहे हो इसीलिए। देखिए, एक होता है सेंट्रॉइड, एक होता है किसी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है, सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और आता है फिर सेंटर ऑफ मास। ये सब चीज़ों को थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आराम से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेंट्रॉइड ज्योमेट्री से रिलेटेड होता है, जो आप फिजिकल ज्योमेट्री देख रहे हैं, उस ज्योमेट्री का जो शेप एंड साइज है उसके अकॉर्डिंग, उसका जो डायमेंशन है उसके अकॉर्डिंग, उसका जो डायमेंशन सामने है उसका कॉमन एक मिड पॉइंट निकाला जाएगा, जिसको हम लोग सेंट्रॉइड बोलेंगे, ठीक है। अब आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यदि किसी बॉडी को अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है, तो छोटे छोटे मासे से मान लीजिए ऑब्जेक्ट बना है। एक बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छे सीनियर राइटर हैं, उनका हम एक बार बुक देख रहे थे, तो हमको वो दिखा,
तो उसमें क्या है, ध्यान से देखिएगा, हम एक ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आर्बिट्री शेप एंड साइज का है, ठीक है। ऐसा एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया है आर्बिट्री शेप एंड साइज का। इसका मास जो है वो, इसका मास कैपिटल है, जो कि छोटे छोटे मासेस है, छोटे छोटे मासेस से बना। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको हम बता भी रहे हैं आपको। आप इसको पढ़ना भी है और आप इसको ऑब्जर्व भी करेंगे, ठीक है। छोटे छोटे मासेस बना, ये सारे मासेस मान लीजिए M1 है, ये M2 है, ये M3 है, ये M4 है, ऐसे करके छोटे छोटे मासेस बना है। तो ये M बराबर क्या होगा, M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस डॉट 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 प्लस Mn, और ये सारे ऐड होकर कैपिटल M बनेंगे। ये फ्रंट से देख रहे हैं, टॉप से देखते हैं तो देखिए यहाँ से टॉप व्यू कैसे निकलेगा, आपको अच्छा लगेगा, आप देखिए इसको ध्यान से। सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, ठीक। मान लीजिए कि ये फ्रंट व्यू है, फ्रंट व्यू, सॉरी टॉप व्यू, टॉप व्यू, और ये है फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू। ये क्या कर रहा है मास्टर, फ्रंट व्यू टॉप व्यू क्या कर रहा है, समझ पा रहे हैं इस बात को, कैसे समझ पा रहे हैं, बोलिए। सर कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से देख सिलेक्ट आउट, फ्रंट से देखना सामने कुछ हम फ्रंट व्यू इसको पूरा इंजीनियरिंग बैठा हुआ है, और इंजीनियरिंग क्रैक कर लेना। क्या बोल रहे हैं? देखिए मेरे पास एक जबरदस्त टूल आ गया, अब हमको समझाएंगे। देखिए ये स्केल है, नटराज कंपनी का एक स्केल है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास नहीं समझा रहे हैं। अब ये स्केल है, इसको आप स्केल को टॉप से, ऐसे टॉप से देख रहे हैं तो उसका पूरा का पूरा रेक्टेंगल शेप नजर आ रहा है, तो वो ये चूंकि रेक्टेंगल शेप है, ये कौन सा शेप है सर? ये आर्बिट्री कोई शेप है, बोले तो आर्बिट्री कोई ऐसा शेप लिया हुआ है, इसका कोई एग्जैक्ट शेप डायमेंशन नहीं है, तो आर्बिट्री शेप का कोई ऑब्जेक्ट है। तो टॉप से देख रहे हैं तो आपको ऐसा जो दिख रहा है, फ्रंट से देखने पर एक लाइन दिख रहा है, हाँ तो फ्रंट से देखने पर एक लाइन दिख रहा है, समझ गए। इसको क्यों बनाए हैं, ध्यान से इसको इस फ्रंट व्यू को देख कर कह सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का टॉप और बॉटम किधर होगा, किधर, टॉप बोलो हाँ, टॉप किधर होगा, इसको हंस के है, नहीं वो थोड़ा सा आंसर थोड़ा सा एकदम डायरेक्ट बोल रहे हैं ना, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। एक्सप्लेन नहीं करना है, हम सिर्फ ये पूछ रहे हैं टॉप और बॉटम किधर होगा, तो बताना है इसमें। टॉप ऊपर बॉटम नीचे हाँ, ऊपर वाले को टॉप बोलते हैं, नीचे वाले को बॉटम बोलते हैं, क्या इसमें इतना सोचना? तब ठीक है। अब ऐसा इसलिए हम लिख दिए कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिए अब क्या करने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मासेस थे, उसको अर्थ अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ना, करेगा। छोटे छोटे मासेस को M1 को, M2 को, M3 को, M4 को करेगा ना, आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, वेट उस पर लगेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, उसका एक नीट रिजल्टेंट फोर्स होगा। बोलिए इन सारे फोर्सेस का नीट फोर्स होगा ना। तो ये जो सेंटर ऑफ मास, ये जो mg है, ये जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो जिस सेंटर पॉइंट से मैच कर रहा है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा वो पॉइंट, मान लीजिए ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट P है, वही पॉइंट वो P है, समझ पा रहे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रॉइड को वेट से कोई मतलब नहीं है, सेंट्रॉइड को ज्योमेट्री से मतलब है, लंबाई क्या है, उसका चौड़ाई क्या है। जैसे मान लीजिए एक रेक्टेंगल हमारे पास प्लेट है, ठीक है, उसकी हम मास की बात नहीं कर रहे, शेप एंड साइज की बात कर रहे हैं। रेक्टेंगल प्लेट है, उसका लेंथ 4 मीटर है और उसका विड्थ 4 मीटर है, तो उसका सेंट्रॉइड कहाँ पर होगा, दो मीटर कॉमा 1 मीटर पर,
होगा। तो 2 मीटर 1 मीटर पर उसका सेंट्रोइड आएगा और वो सेंट्रोइड पर उस ज्योमेट्री का पूरा सेंटर पॉइंट होगा जहाँ से सारा डिस्टेंस उसके लिए बराबर होगा, ठीक है। लेकिन वो सेंटर ऑफ मास नहीं हो सकता। सेंटर ऑफ मास कनेक्ट होता है किस बात से कि वो उसका ज्योमेट्रिकली ऑब्जेक्ट कहाँ पर सेंटर है। जैसे आप सर्कस देखे हैं, सर्कस में क्या होता है कि एक सर्कस में एक आदमी क्या करता है, एक लंबा सा पोल रहता है, उसके नीचे यहाँ से पकड़े होता है और एक आदमी अपने पेट के आधा पैर से लेट जाता है और उसका जो पोल का जो एंड पॉइंट होता है उसकी नाभि में होता है और वो ऐसे फैल जाता है, वो स्थिर हो जाता है, ठीक है। क्यों ऐसा हो पाता है? क्योंकि उसके बॉडी का सेंट्रोइड कहाँ, सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? नाभि हमारी। तो यहाँ पर सारा मास क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए जो अर्थ जो अपने ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगाएगा, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा इसके इस सेंटर के अबाउट। नहीं समझे? इस सेंटर के अबाउट इसका वेट ज्यादा होगा तो इधर झुक जाएगा ना, इसका ज्यादा होगा तो इधर झुक जाएगा। लेकिन चूंकि इसके अबाउट सारे बैलेंस रहेंगे, इसलिए वो आदमी अपने नाभि के रिस्पेक्ट में वो ऐसे फैला हुआ रहता है, तो वो अपने बॉडी को बैलेंस कर लेता है। समझ गए? इसी को हम लोग सेंटर ऑफ मास मानते हैं, जहाँ सारे मास कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। समझ गए? सेंटर ऑफ मास इन जनरल हम लोग किसको मानते हैं? जहाँ पूरे बॉडी का मास क्या हो, इस सेंटर पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेटेड हो, क्योंकि वहीं पर पॉइंट पर बॉडी का वेट जो होगा वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो वो सेंटर ऑफ मास ही होगा, ठीक है। यदि कोई ऑब्जेक्ट पर लगने वाला फोर्स उसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट सिर्फ क्या करेगा? ट्रांसलेट करेगा। लेकिन उसके सेंटर ऑफ मास से नहीं पास कर रहा है तो वो रोटेट कर सकता है। जैसे बॉटल केस में टॉप पर मैंने फोर्स लगाया था, उसका सेंटर ऑफ मास नहीं था वहाँ, इसीलिए वो रोटेट कर गया। और यदि सेंटर ऑफ मास पर हमने फोर्स लगाया तो बॉडी डिस्प्लेस कर गई। तो हमें पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट की बात, इसलिए पॉइंट ऑफ एक्शन की बात करेंगे, जिस पॉइंट पर फोर्स लगा, और लाइन ऑफ एक्शन की बात करेंगे, जिस लाइन के लॉन्ग फोर्स क्या रहेगा? यूनिफॉर्म रहेगा। यानी वो लाइन ऑफ एक्शन, उस लाइन को कहेंगे, इमेजिनरी लाइन को, जिस लाइन पर हम फोर्स कहीं भी लगाएंगे, उस फोर्स को कहीं भी डिस्प्लेस कर लेंगे, वो सेम इफेक्ट देगा। F1 जो इफेक्ट देगा वही इफेक्ट F2 देगा, ठीक है, क्योंकि उसका लाइन ऑफ एक्शन सेम है, तो इफेक्ट सेम रहेगा, ठीक है। चलिए इसको ड्रॉ कर लीजिए, इसको भी ड्रॉ कर लीजिए। कितने बजे तक क्लास था आपका? चलिए